Hello everybody, this is Shahid Alam and welcome to Empirical Study। आज मैं आपकी NCERT's की ज्योग्राफी क्लास 6 की चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपका चैप्टर 1 सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी कि जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम में उस चीज़ को हम समझेंगे कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, और भी कई सारी चीज़ें जो हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। मतलब कि जब सनसेट होता है तो उस वक्त आप जब आसमान में देखते हैं तो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, कितना वंडरफुल लगता है वो, है ना। मतलब कि जैसे सनसेट हुआ यानी कि सूरज के डूबने के बाद आसमान में आप देखेंगे, आपको चाँद भी नज़र आता है और कई तारे भी आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा लगता है उस वक्त में चाँद जब हम आसमान को देखते हैं तो। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो सबसे पहले जो आप देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, आप नोटिस करेंगे। पहले आप एक देखेंगे, फिर आपको दो या दो से ज़्यादा फिर कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे आसमान में जो चमक रहे होंगे। सून यू वुड सी द नंबर ऑफ़ इंक्रीजिंग। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वहाँ पे जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। मतलब वो पहले एक थे, फिर वो दो थे, फिर वो इस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे वो और ज़्यादा वो इंक्रीज़ होता रहता है उनका नंबर। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि तारे को कौन काउंट कर सकता है। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो पूरा आसमान है वो आप देखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे जो चमकदार जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे तारों के बारे में मेंशन किया गया है, वो चमकते रहते हैं। सम आर ब्राइट, अदर्स डिम, इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। ठीक है, इनमें से कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा नहीं चमकते हैं, थोड़ा सा मतलब जिनमें कम रोशनी होती है। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज़ स्टडेड विद डायमंड्स। और ऐसा लगता है जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल शाइनी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बिल्कुल आसमान में बहुत सारे डायमंड्स हैं, बहुत सारे हीरे हैं, उसकी तरह ये चमकते हैं। They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर आप आसमान में आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी तारे होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो चमकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी चमकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो कुछ होते हैं जो चमकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं चमकते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स, है ना। यानी कि वो बस थोड़ा मतलब आम तौर पे क्या होंगे ना, वो चमकेंगे बिना चांद के रोशनी के। फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। यानी कि और इन सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो भी मतलब चमकदार यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसमान में, तो उनके साथ साथ आप क्या देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि जो आसमान में जो तारे हैं वो दिन ब दिन वो उनका मतलब वो चेंज हो जाता है, मतलब उनकी ब्राइटनेस चेंज होती रहती है। आज अगर आप किसी तारे को देखेंगे तो उनकी ब्राइटनेस फिर चेंज होगी, मतलब आने वाले दिनों में फिर वो चेंज होती रहती है। It may however appear at different times in different shapes and at different position। ठीक है, यानी कि हर वक्त में क्या होता है, हर टाइम में, हर समय में जैसे समय चेंज होता है तो इसके शेप्स में भी बदलाव आता है और इसकी पोजीशन में भी बदलाव आता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। यानी कि आप जो पूरा एक चाँद होता है ना, पूरा कंप्लीट चाँद, वो आप कब देख सकते हैं, तो वो आप महीने में सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं। वो जो होता है ना 14वीं का चाँद, जी, तो बस आप तभी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूरे मंथ में आप नहीं देख सकते हैं, फुल मून नहीं देख सकते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। मतलब कि ये क्या होता है, तो ये इसे फुल मून नाइट भी कहते हैं और इसे पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस फोर्टनाइट के बाद फिर क्या होता है, इस फोर्टनाइट के बाद आप
मतलब इसे पूरी तरीके से कंप्लीट चांद नहीं दे सकते, मतलब ये सिर्फ एक दिन के लिए आएगा, उसके बाद फिर नहीं आता है। फिर ये थोड़ा इसका साइज़ जो होगा ना वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो ये पूरे मंथ में एक ही बार आता है। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है, ये इसमें देखो क्या होता है ना कि ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। अब यहाँ बोला जाता है कि नया चांद आता है ना, उसे हम अमावस्या भी कहते हैं या फिर न्यू मून नाइट भी कहते हैं। तो और इस दिन में क्या होता है, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। तो ये जो रात होता है, ये क्या होता है, मतलब बिल्कुल क्लियर नाइट होगा, बिल्कुल फ्रेश नाइट। इस टाइम में आपको ना चांद की रोशनी ज़्यादा दिखेगी नहीं, क्योंकि इस टाइम में चांद की रोशनी नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ तारे की रोशनी दिखेगी, और जितने भी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे आसमान में सिर्फ वही दिखेंगे। तो एक तरीके के कंप्लीट नाइट होता है, एक परफेक्ट नाइट होता है अमावस्या की रात। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब यहाँ पे देखो बोला जाता है कि क्या आप डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि हम दिन के समय में चाँद को और भी जितने भी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान में रात के समय में चमकते हैं, उन्हें हम क्यों नहीं देख सकते हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। मतलब ये हुआ कि दिन के समय में हम इस वजह से नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो इस वजह से, और वो जो रोशनी होती है उसकी, वो उसे अलाउ नहीं करती है कि वो मतलब दिन के समय में चमके। हालांकि वो अपने जगह पे, वो अपने पोजीशन पे वो रहते ही हैं, वो अपने जगह पे रहते हैं, अपने पोजीशन पे भी रहते हैं, वहाँ पे चमकते भी हैं। लेकिन होता ये है कि उनको जो सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है ना, तो वो दिन के टाइम में इतना ज़्यादा सूरज की रोशनी रहेगी, जो सनलाइट रहता है उस वजह से वो ज़्यादा दिख नहीं पाते हैं हमको, ऐसे ही हमसे बहुत दूर भी होते हैं इस वजह से। लेकिन रात के समय में ऐसा नहीं होता है, रात के समय में सनलाइट ज़्यादा नहीं होती हैं, तो इस वजह से हम उनको देख सकते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोग अंडरलाइन हम पहले कर लेते हैं, इसको ध्यान से समझना है। कैलेस्टियल बॉडीज़, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सन होता है, ये जो सूरज होता है और जो चाँद होता है ना, और भी जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रात के समय में आसमान में चमकते हैं, उसे ही हम कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। अब देखिए आगे बोला जाता है सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। अब कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो कि गैसेस से बनते हैं, कई सारे हाइड्रोजन गैसेस से, बहुत सारे गैसेस से मिलकर के बनते हैं, जो बहुत ही गर्म होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स। उनके पास खुद की रोशनी होती है, खुद का उनके पास हीट, यानी खुद के पास उनकी क्या बोलते हैं, ताप जो होता है ना, हीट यानी कि गर्मी उनके पास उनकी खुद की होती है, और वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो एमिट करते हैं, चमकते हैं। दे सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, तो इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि स्टार्स किसको कहते हैं। तो वैसे सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास खुद की हीट होती है और खुद का उनके पास लाइट होता है, रोशनी होती है, उन्हें स्टार्स कहते हैं। समझ गए, जैसे कि सन क्या है, द सन इज़ अ स्टार, है ना। यानी जैसे हमारे जो सोलर सिस्टम का जो सन है, यानी जो सूरज है, उसके पास खुद की रोशनी है, खुद का हीट है, वो किसी लेता तो नहीं है ना, वो खुद की रोशनी है उसके पास और खुद का हीट है, तो इस वजह से वो भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अब जो काउंटलेस यानी कि जितने भी अनकाउंटेबल स्टार्स हैं जो रात के समय में चमकते हैं आसमान में, वो एक तरह के क्या है, वो सिमिलरली अगर देखा जाए तो वो सन ही है, वो सूरज है। ठीक है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। हम उनकी जो मतलब लाइट है, उनकी जो रोशनी है, उनकी जो हीट है, वो हमारे प्लानट तक नहीं पहुंच सकती, और हमारे सोलर प्लैनेट्स तक, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम जो हमें चल रहा है, जो सोलर फैमिली है, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस।
और वो बहुत बहुत छोटे दिखते हैं। जैसे तारे दिखते हैं ना आसमान में, कितने छोटे दिखते हैं। तो लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो इतने छोटे हैं नहीं, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, इस वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लेट्स डू एक प्रैक्टिकल है। यू विल नीड अ टॉर्च, वन शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ नीडल। आपको एक टॉर्च लेना है, एक प्लेन पेपर का एक शीट लेना है, एक पेंसिल लेनी है और एक सुई लेनी है। उसके बाद आपको स्टेप 1 का क्या करना है, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विद इट्स ग्लास। यानी कि आपको जो टॉर्च है ना, टॉर्च के बिल्कुल बीच में आप वहाँ पे पेपर रखिए, उसके जो ग्लास होता है जहाँ से उसकी रोशनी निकलती है, बिल्कुल उसके मुंह के पास आपको पेपर रखना है, फ्रंट टचिंग। उसके बाद है ऑफ पेपर विद इट्स ग्लास फ्रंट ऑफ पेपर। हाँ, सेकंड स्टेप है नाउ ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द टॉर्च। अब उस टॉर्च के आसपास आपको सर्कल आपको ड्रॉ करना है। परफोरेट द पेपर विद द नीडल विद इन द सर्कल्ड एरिया। उसके बाद अब वो जो सर्कल एरिया था उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आपको क्या करना है, नीडल यानी कि आपकी जो सुई है उसे आपको चारों तरफ से चलाना है। ठीक है। फोर्थ स्टेप है नाउ प्लेस द परफोरेट सर्कल पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च विद अ रबर रबर बैंड। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पेपर आपने लगाया है उसके चारों तरफ जितने भी जो सर्कल है ना, चारों तरफ आपको एक रबर बैंड लगा देना है, उसको जाके वहाँ पे वो उसको चारों तरफ से पकड़े रहे। फिफ्थ स्टेप है टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज़ नॉट कवर्ड। और आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो कवर है यानी कि जो टॉर्च है उसका स्विच जो है वो कवर ना हो। इन अ डार्क रूम स्टैंड एट सम डिस्टेंस फेसिंग अ प्लेन वॉल। उसके बाद बिल्कुल एक अंधेरे वाले कमरे में जहाँ पे रोशनी ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, स्टैंड एट सम डिस्टेंस फेसिंग अ प्लेन वॉल। उसके बाद आपको अब उसी रोशनी को क्या करना है, आपको बिल्कुल प्लेन एक वॉल पे उस रोशनी को आपको स्विच करना है, सॉरी मतलब उसको रोशनी वहाँ पे टॉर्च को वहाँ पे रोशनी उस पर डालनी है। स्विच ऑफ ऑल अदर लाइट्स, नाउ फ्लैश द टॉर्च लाइट ऑन द वॉल। उसके बाद आपको वहाँ पे फ्लैश करना है, जैसे कि हमने बताया कि आपको दीवार पे फ्लैश करना है। यू विल सी न्यूमेरस डॉट्स ऑफ लाइट ऑन द वॉल लाइक स्टार्स शाइन इन द नाइट। मतलब ठीक है, तो मतलब ये कहा हुआ है यहाँ पे कि आपको बेसिकली एक टॉर्च लेना है, उसके जहाँ पे आपका जो मतलब रोशनी निकल रही है वहाँ पे एक पेपर रखना है और उसके मतलब रबर लगा देना है चारों तरफ से, और एक नीडल यानी कि सुई लेकर के आपको उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा मतलब आपको छेद कर देना है। ठीक है। और वो उसको फिर आप क्या करो कि जो अंधेरे वाले कमरे में किसी प्लेन दीवार पे, किसी प्लेन वॉल पे आपको उस रोशनी को मारना है, यानी फ्लैश करना है। ठीक है। तो वैसे ही फिर आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको जैसे आसमान में आप देखते हैं ना कई सारे तारे दिखते हैं चमकते हुए, उसी तरीके से आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, बिल्कुल लगेगा कि वो तारों की तरह दिखेगा आपको। ये प्रैक्टिकल है जो बताया गया है यहाँ पे। स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम, ऑल डॉट्स ऑफ लाइट विल बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। अब बोला गया है कि आपने जो रूम की जो लाइट बंद की थी, वहाँ पे जो अंधेरा था, अब वहाँ पे वापस से आप लाइट्स को ऑन कर दीजिए। अब आप वहाँ पे देखेंगे जितने भी आपको जो लाइट के डॉट्स थे जितने भी, वो सभी ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुके होंगे। 8 स्टेप है यू मे नाउ कंपेयर द सिचुएशन विद व्हाट हैपन्स टू द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई आफ्टर द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। अब आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आप कंपेयर कर सकते हो कि जो सुबह सुबह जब मतलब जो सूरज निकलता है तो आसमान से जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों डिसअपेयर हो जाते हैं। अब आप ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में है यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब आप ये देखेंगे कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, आप मान लो आपके सामने एक बॉटल है, आपके पास में रखी है, आप वो देखेंगे तो आपको उस टाइम में वो जो बॉटल दिखेगा वो मतलब नॉर्मल साइज़ का दिखेगा, जितना उसका साइज़ है उतना दिखेगा। लेकिन आप उसी बॉटल से आप थोड़ा दूर होकर के देखो,
उसके बॉटल और अपने बीच में थोड़ा आप डिस्टेंस करके जब देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो जितना आप उससे दूर जाओगे तो बॉटल का साइज़, मतलब बॉटल का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा, है ना। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। अब आप देखते हैं कि जो आसमान में जो हवाई जहाज़ है वो जब उड़ता है तो वैसे में आप देखते हैं कि वो इतने ऊंचाई पे रहता है, लेकिन वो कितना स्मॉल दिखता है ना। तो क्यों दिखता है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है और हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। यानी कि जब आप रात के समय में जब आसमान में देखते हैं तो आप ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पे हर एक, मतलब हर तरह का ना वहाँ पे आपको पैटर्न दिखेगा। पैटर्न मतलब तारों का जो होता है ना पैटर्न। देखो बगल में इसके साइड में एक पिक्चर भी दिया हुआ है जहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं। इस तरीके के पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे। एक मिनट दिखाते हैं हम आपको। देखिए इस टाइप के जो आपको पैटर्न दिख रहे हैं, है ना। हाँ ये देखिए, ये पैटर्न है। तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न आप देखेंगे आसमान में होता है ना। दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं जो बहुत सारे तारे एक साथ आते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। अब देखो उर्सा मेजर और जो बिग बियर कॉन्स्टलेशन है, ये इनको कहा गया है, ये जो है ना, ये पैटर्न्स के नाम है। ठीक है, जो उर्सा मेजर हो गया या फिर बिग बियर हो गया, ये सब पैटर्न्स के नाम है। तो ये सब क्या, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक मतलब एक मेजरली यहाँ पे कॉन्स्टलेशन बताया गया है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि। अब देखो सप्तऋषि क्या है, ये सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला, आसानी से समझने वाला कॉन्स्टलेशन है, जिसे सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि क्या होता है? तो सप्तऋषि बेसिकली ना, जहाँ पे 7 स्टार्स होते हैं और 7 स्टार्स एक साथ बन के आते हैं, एक साथ ग्रुप बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो एक बन रहा है ग्रुप, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो टोटल यहाँ पे 7 स्टार्स हैं जो एक साथ मिलकर के ग्रुप बना रहे हैं, तो इसे ही सप्तऋषि कहते हैं। ऋषि सेजिस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स फिगर 1.1। जैसा कि फिगर 1.1 में यहाँ पे बताया गया है, वही चीज़ है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन आस्क समवन। अब देखो क्या बोला गया है कि ये जो है ना, इसी तरीके का, यहाँ पे जो उर्सा मेजर जो कॉन्स्टलेशन होगा वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ बोला जाता है, आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली, नेबर और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। अब देखिए बोला जाता है कि आप अपने फैमिली में किसी भी बड़े सदस्य को, वो आपके पिताजी हो सकते हैं या फिर आपके दादाजी हो सकते हैं या फिर नेबरहुड आपके पड़ोस में, उन्हें भी आप कह सकते हैं। उन्हें आपको क्या बोलना है? आप उनको ये बोल लें कि शो नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, कि आसमान में वो आपको कुछ और प्लैनेट्स दिखाएं, कुछ और स्टार्स दिखाएं और कुछ और कॉन्स्टलेशंस दिखाएं। ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब देखिए यहाँ बोला जाता है कि बहुत पहले के समय में क्या होता था ना, बहुत ही पहले समय में जो डायरेक्शंस पहचानते थे जो लोग थे ना, और जो डायरेक्शंस का पता लगाते थे, तो अभी के टाइम में है तो हम डायरेक्शन पता लगा लेते हैं कि इधर ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है और नॉर्थ है ना, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं आज के टाइम में। पर उस टाइम में क्या था, टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तो वैसे टाइम में हम इनका जो डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते थे? रात के समय में हम स्टार्स की मदद से ही पता लगाते थे, स्टार्स को देख के पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, यानी जो नॉर्थ स्टार होता था, नॉर्थ स्टार, तो वो क्या इंडिकेट करता था कि नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको पोल स्टार भी कहा जाता था। मतलब ये वैसा स्टार था
देखो यहाँ पे बताया गया है नॉर्थ स्टार, ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नॉर्थ स्टार लिखा हुआ है ना, नॉर्थ स्टार। तो यहाँ पे जो नॉर्थ स्टार है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा नहीं ब्राइटर होता था, और ये जो ब्राइटर स्काई जो होता था ये जिस एरिया में भी होता था हम समझ जाते थे कि हाँ ये नॉर्थ स्टार है, तो मतलब इस साइड का जो एरिया होगा वो नॉर्थ साइड का एरिया होगा, जिससे हम डायरेक्शंस का पता लगा लेते थे। इट ऑल्सो रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये जो रहता था ना ये हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता था, इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती थी। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अब देखो हम सप्तऋषि के मदद से भी हम पोल स्टार को जो है ना लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1। अब देखिए जो यहाँ पे जो बताया गया है ना इसका पॉइंटर देखिएगा, एक लड़की है यहाँ पे जो खड़ी है और वो आसमान में देख रही है, यहाँ पे सप्तऋषि है, ठीक है, यहाँ पे 7 तारों का जो समूह है, इसी के सामने में देखो यहाँ पे आपको नॉर्थ स्टार दिख रहा होगा, है ना। तो नॉर्थ स्टार जो होगा ना कहीं बिल्कुल इसके ही बिल्कुल सिमिलरली बिल्कुल इसके सामने होगा, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो सात तारों का जो समूह होता है, जो सप्तऋषि होता है, इसके बिल्कुल सामने में ही आपको यहाँ पे दिखेगा नॉर्थ स्टार। तो नॉर्थ स्टार आपको सप्तऋषि के हेल्प से भी मिल जाएगा आसमान में, जहाँ पे सप्तऋषि होगा उसी के बिल्कुल सामने में ही पोल स्टार होता है। लुक एट फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। चलिए ये चीज़ तो हमने बताई थी आपको कि ये जो पॉइंटर स्टार होता है ये क्या पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली ये पॉइंट करता है हमारा पोल स्टार को पॉइंट करता है, कि मतलब ये पॉइंटर स्टार जो होगा, यहाँ पे देखो सप्तऋषि है ना, जो नीचे का जो सप्तऋषि का जो नीचे का 2 स्टार है, ये बिल्कुल इसका जो पॉइंटर जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, तो पोल स्टार को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि उस साइड में नॉर्थ साइड का एरिया है ना। अब देखो नॉर्थ साइड का एरिया ऊपर है, तो हम ऑटोमेटिकली हम पता लगा सकते थे कि हमारे ऊपर में क्या है, नॉर्थ साइड है, तो मतलब कि हमारे जो हमारे सामने क्या होगा, ईस्ट होगा, हमारे पीछे क्या होगा, वेस्ट होगा, है ना, और जो उसके जस्ट नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, साउथ होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। Some celestial bodies do not have their own heat and light. अब देखिए कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जिनके पास खुद की रोशनी और खुद की ऊर्जा, खुद की वो हीट नहीं होती है, खुद का, ठीक है, हाँ, खुद की गर्मी नहीं होती, गर्माहट नहीं होती है। दे आर लिड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, वो किसी दूसरे स्टार्स की रोशनी से वो चमकते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। वैसे प्लैनेट्स को क्या क्या कहा जाता है, तो वैसे बॉडीज़ को प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। प्लैनेट्स किसको कहते हैं, तो वैसे बॉडीज़ को कहते हैं, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को कहते हैं जिनके पास खुद की कोई हीट नहीं होती है, खुद का कोई लाइट नहीं होता है, वो किसी दूसरे स्टार्स की रोशनी से वो चमकते हैं, स्टार्स की लाइट से वो चमकते हैं, ठीक है। द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, ठीक है। प्लैनेटाई ये एक ग्रीक वर्ड है जहाँ से प्लैनेट वर्ड का निर्माण हुआ है, विच मीन्स वॉन्डरर्स, जिसका मतलब वॉन्डरर्स होता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, जहाँ पे हम रह रहे हैं, और इस जगह को क्या बोलते हैं, इस प्लैनेट, इस ग्रह को क्या बोलते हैं, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, जहाँ जो अर्थ है जहाँ पे हम रह रहे हैं ये भी एक प्लैनेट ही है, ठीक है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। अब जो हमारा जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो उसे रोशनी और उसे हीट कहाँ से मिलता है, उसे हीट कहाँ से मिलता है, तो उसे सन से मिलता है। सन क्या है, तो सन एक ऐसा स्टार है जो हमारे सबसे नज़दीक है, ठीक है, सबसे नियरेस्ट स्टार है वो हमारा। ऐसे कई सारे यूनिवर्स में ऐसे कई सारे स्टार्स हैं। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ वी लुक एट द अर्थ, अगर हम अर्थ की तरफ देखते हैं फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत ही लंबी दूरी के साथ, तो बहुत ही लंबी दूरी से, तो आप यहाँ पे से द मून इट विल अपेयर
to be shining just as the moon. Say the moon, it will appear to be shining just as the, ठीक है, मतलब कि अगर हम दूरी से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमको कि जो हमारा जो अर्थ है वो भी हमको चाँद की तरह दिखेगा। अगर हम चाँद पे जाकर के देखते हैं तो भी हमको जो अर्थ है वो बिल्कुल चाँद के साइज़ का दिखेगा। अगर हम अर्थ पे आके देखेंगे चाँद को तो चाँद जो है वो बिल्कुल अर्थ के साइज़ का दिखेगा। मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे जो एक जो मून है ना, वो समझ सकते हैं आप कि हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, ठीक है, हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth and moves around it. क्या है, एक तरह का हमारा सैटेलाइट है हम, और जो क्या है, कंपेनियन है, यानी कि अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूमता रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। मतलब कि अब यहाँ पे हमारे प्लैनेट के अलावा भी यहाँ पे लगभग 7 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास खुद का कोई मतलब यहाँ पे रोशनी या कोई भी हीट नहीं होता है। वो कैसे वो चमकते हैं, तो वो अदर स्टार्स के हेल्प से वो चमकते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स। तो सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, हमारे अलावा जितने भी जो और 7 अदर प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा, उनके पास भी अपने अलग अलग सबके पास मून हैं। ठीक है, कहीं पे जैसे कि आप देखोगे, हाँ, यहाँ पे अर्थ में क्या है, अर्थ में एक है, और अगर अदर प्लैनेट्स में देखें तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हैं। ठीक है, अब देखिए द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द सोलर सिस्टम। इससे पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दिस आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। अब देखिए जो जुपिटर है और जो सटर्न है और जो यूरेनस है, ये जो 3 अदर जो प्लैनेट्स हैं, ये क्या है, इनके चारों तरफ ना एक मतलब गोलाकार है, एक रिंग की तरह है। दिस आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दिस रिंग्स में बी seen from the earth with the help of powerful telescope। अब देखिए इनके चारों तरफ जो घेरा है ना, ये इसको यहाँ पे क्या बोला गया, बिल्कुल स्मॉल जो डेब्रिस होता है, एक बेल्ट की तरह है, एक बेल्ट है जहाँ स्मॉल डेब्रिस है, यानी इसमें बहुत सारे कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ भी, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रॉइड्स वगैरह यहीं पे पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स। दिस रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इनको हम अपने प्लैनेट से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। द सोलर सिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है द सोलर सिस्टम। तो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होता है आगे हम समझेंगे। मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो सन होते हैं, सूरज, और जो मून है, और जो हमारे जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और कुछ अदर जो एस्ट्रॉइड्स हैं और जो मेट्रॉइड्स हैं, तो ये सब क्या है, तो ये सब सभी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। हम इसे सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, सोलर फैमिली भी कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, जिसके ये जो एक तरह का क्या है, सोलर फैमिली है जहाँ पे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और तो इसके जो एक हेड है ना, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो मुखिया होता है, वो कौन है, तो सन है। तो अगर सन ना हो तो कहा जाता है जो पूरी तरीके से जो सोलर फैमिली है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सन है तभी पूरी सोलर फैमिली चल भी रही है, नहीं तो विदाउट सन ये मतलब रह ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। डू यू नो सोल इज रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द सन फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सोल है ना, यानी कि ये रोमन मैथोलॉजी, एक सोल एक शब्द है जो रोमन मैथोलॉजी का है, इज़ द सन गॉड, जिसको कि सूर्य देवता के कहते हैं। सोलर मीन्स, तो सोलर का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द सन, यानी कि सूरज से जुड़ा हुआ, सूरज से संबंधित। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम।
अब यहाँ पे जितने भी जो मतलब जो सूरज के आसपास जितने भी ग्रह हैं, जितने भी टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और कुछ अदर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो पूरे जो होता है ना, जो सन के आसपास चल रहे हैं और सन उन्हें ऑपरेट कर रहा है, तो एक तरीके से यही सोलर सिस्टम है, जिसे सोलर फैमिली भी कहते हैं। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। वर्ड ओरिजिन। अब देखिए वर्ड ओरिजिन क्या है, देखते हैं। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। अब देखिए जो कुछ अदर शब्द हैं वो कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस से भी लिए गए हैं, टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज़ एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, ये एक तरह का एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक तो ये, लेकिन क्या है, ये मिला कहाँ से? इसका स्रोत है जो ज्योग्राफी शब्द है हमें ग्रीक भाषा से मिला है। ठीक है, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि हमें पूरी तरीके से अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, उससे संबंधित है। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जी ई मीनिंग अर्थ, ठीक है, एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट अर्थ। अब देखिए यहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे संक्षेप में बताया गया है। जियो प्लस लॉजी, जियो प्लस मेट्री, जियो प्लस ऑइड। जियोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ, जिसको जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब जियो प्लस मेट्री, जियोमेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ में जितनी भी जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी मेज़रमेंट्स हैं, वो सब कुछ इसके अंतर्गत आएंगे। और जियोइड का मतलब क्या होता है? रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। हाँ, तो जियोइड इज़ अ स्टडी अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। मतलब कि इसमें आप क्या पढ़ते हैं, तो इसमें आप बेसिकली इसके जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ का शेप कैसा है, क्या है, अर्थ के बारे में जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब कुछ अलग अलग फॉर्म्स थे। डू यू नो, एक और यहाँ पे फैक्ट है। इससे पहले हम यहाँ पे ये जो हमारा जो टॉपिक है ये पहले हम पढ़ लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे सन है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब देखिए ये जो है ना बहुत ही हॉट गैसेस से मिल के बना है, जो बहुत ही हाई होते हैं ना, कि जो इसके अंदर कई सारे ऐसे केमिकल गैसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉट हैं, बहुत ही ज़्यादा इसकी हीट जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग जो हमारे जो है ना अर्थ से सन इतना दूरी पे है, इतना ज़्यादा दूर है, लेकिन तब भी उसकी जो रोशनी है, उसका जो हीट है यहाँ तक पहुँचता है। और इतनी गर्मी में इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है ना, उसका यहाँ तक पहुँचता है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा हीट होगी, कितना ज़्यादा वो एक्सट्रीमली हीट होगा, कितना ज़्यादा हॉट गैसेस से बना होगा। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो क्या करता है, एक तरीके का एनर्जी, एक तरह का फोर्स इस पूरे सोलर सिस्टम में प्रोवाइड करता है, ये हीट। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। अब जो बोला गया सन क्या है, तो एक तरह का सोर्स है किस चीज़ का? तो रोशनी का और ऊर्जा का, हीट का, फॉर द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम के लिए। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन जो उसकी इतनी ज़्यादा उसका हीट जो है ना, वो पूरा हीट हम तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? बिकॉज़ वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। इसलिए हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए उसकी जो हीट है, उसकी जो रोशनी यहाँ तक पहुंचती है। ठीक है, रोशनी तो खैर बहुत पहुंचती है, हीट भी पहुंचती है, लेकिन उतना नहीं पहुंच पाती है।
अगर हम देखें ना तो उसमें और भी उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट है, बहुत ही ज़्यादा उसमें रोशनी है। It is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth. ठीक है, तो हमसे कितना, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। जो सन की जो दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब देखिए जो यहाँ जो हमारे सोलर सिस्टम में जो टोटल प्लैनेट्स हैं ना, वो टोटल 8 प्लैनेट्स है, टोटल 8 ग्रह हैं, जिनमें से जो जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में हैं। ऐसा नहीं कि सब एक साथ हैं, सन से, सूरज से सब अलग अलग दूरी पर हैं। जैसे कि हमारा जो अर्थ है ना वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, उसी तरीके से जो कुछ अदर प्लैनेट्स हैं, है ना, कुछ अदर प्लैनेट्स हैं जैसे कि मार्स है, यूरेनस है, जुपिटर है, सटर्न है, सब जितने भी और भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो ये सब भी अलग अलग दूरी पर हैं। दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको याद करने का जो एक तरीका है ना, जो सन से कौन सा प्लैनेट कितनी कितनी दूरी पे है, इसको हम एक सीरीज़ वाइज अगर हम याद करना चाहें तो एक यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस है, इससे हम समझ के हम याद कर सकते हैं। वो क्या है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. अब देखिए पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। हाँ, ये समझ लेते हैं। यहाँ पे जो पहले जो M आया है, M से क्या, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो M स्टैंड करता है यहाँ पे मरकरी के लिए। सबसे पहले मरकरी है, ठीक है, मरकरी के बाद फिर आता है वेनस, वेनस के बाद आता है फिर अर्थ, अर्थ के बाद क्या आता है, यहाँ पे जो M है, यहाँ पे जो M है, देखिए यहाँ पे जो ये क्या है, पहला था यहाँ पे मरकरी, सेकंड था वेनस, वेनस के बाद यहाँ पे था अर्थ, अर्थ के बाद चौथे नंबर पे यहाँ पे आता है मार्स, और पाँचवें नंबर से, यानी पाँचवा सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पे जो है वो जुपिटर का है, और छठा है सटर्न का, सातवां है यूरेनस का, और आठवां है नेपच्यून का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब देखो जो यहाँ पे जो सन है, यहाँ पे जो मतलब जो प्लैनेट्स है ना, ये सभी प्लैनेट्स अपने अपने एक फिक्स पाथ पे, यानी कि अपनी अपनी जगह पर ये राउंड लगाते हैं। ऐसा नहीं कोई अपने अपने जगह पे कहीं ना कहीं पे जहाँ मन जाता है वहाँ राउंड लगा लेता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए समझते हैं हम। तो देखो यहाँ पे आप जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये रहा पूरा का पूरा सन, है ना, ये सन है, और सन के बाद यहाँ पे जो एक मरकरी आपको दिखेगा, मरकरी सबसे पहले यहाँ पे ग्रह है जो सन से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका ऑर्बिट देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑर्बिट है इसका, ये इसी ऑर्बिट पे, सॉरी ये देखिए, ये जो यहाँ पे इसी ऑर्बिट पे ये क्या करता है, चक्कर लगाता है, ना इससे ज़्यादा बाहर ना इससे ज़्यादा अंदर। इसका एक फिक्स्ड यहाँ पे ऑर्बिट है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडली जो था, सेकेंडली यहाँ पे वेनस था, वेनस का भी यहाँ पे एक फिक्स्ड यहाँ पे एक बात है, नहीं इसका एक जगह है। ठीक है, इसको ही ऑर्बिट कहा जाता है, ध्यान से समझना, इसको ही ऑर्बिट कहा जाता है। ये अपने जगह पर ही यहाँ पर ये घूमता है। ठीक है, सबका मतलब फिक्स्ड है। इसी तरीके से मरकरी का भी फिक्स्ड है, वेनस का भी है, देखिए यहाँ पे अर्थ का भी है। उस तरीके से यहाँ पे अर्थ के बाद यहाँ पे मार्स का भी है। सबका अपना अपना एक फ़िक्स ऑर्बिट होता है, और ये सभी जो प्लैनेट्स हैं अपने अपने फ़िक्स ऑर्बिट पर ही ये सब चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट दिखाया गया है मार्स और जुपिटर के बीच में। यहाँ पे बहुत ही कहा जाता है ना, एक बहुत ही ह्यूज यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इस चीज़ को हम समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
ऑर्बिट्स। ऑर्बिट समझ में आ गया, ऑर्बिट्स क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट अराउंड 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। यानी कि जो मरकरी है ना, मरकरी अपने पूरे अर्थ, जो आप अर्थ बोल रहे हैं, जो मरकरी है वो पूरा सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, तो टोटल 88 days लेता है, मतलब 28 दिन लेता है, ठीक है ना। टोटल 28 दिन लेता है ये मरकरी। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे सन है, और सन है ये जो अपने ऑर्बिट पे, फिक्स ऑर्बिट पे यहाँ पे घूमेगा, और घूमने में ये टोटल 88 दिन लगाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, ये सन के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगेगा अपने मतलब ऑर्बिट पे, तो ये लगभग 365 दिन लगाता है, ठीक है, जिसको हम पूरे एक साल के नाम से जानते हैं। 365 दिन यानी एक साल। उसी तरीके से देखा जाए जो मरकरी पे जो एक साल है वो मात्र 88 दिन का ही होता है, ठीक है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है, 88 days टू कंप्लीट 1 round along its orbit. Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. अब देखिए, जो वेनस है ना, इसको अर्थ का जुड़वा कहा जाता है, ट्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका साइज़, इसका शेप सब कुछ अर्थ से मिलता जुलता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, यानी कि अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट था, ठीक है, इसे भी एक प्लैनेट माना जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ए डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सेरस 2003 UB 330 डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक बैठक हुई और एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उनकी एक मीटिंग हुई, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, अगस्त 2006 में इसको बोला कि ये प्लूटो को एक प्लैनेट का दर्जा देना ये सही नहीं है। तो इस वजह से इससे प्लैनेट का दर्जा वापस ले लिया गया। बोला गया कि ये जो है, इसे हम एक ड्वार्फ प्लैनेट के अंडर में रखते हैं, और कभी आने वाले टाइम में अगर ऐसा हुआ तो हम इसे फिर से प्लैनेट का दर्जा दे देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इससे फिर अभी फ़िलहाल ड्वार्फ प्लैनेट के अंडर में रखा गया है, इससे प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया है। नहीं तो इससे पहले क्या था, टोटल 2006 तक लोग बोलते थे कि टोटल 9 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन ये बाद में फिर इसे ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया, तो फिर ये 8 हो गए टोटल। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज़। अगर हम साइज़ की बात करें तो जो हमारे सोलर सिस्टम का जो अर्थ है ना, ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और सूरज के सबसे नज़दीक, तीसरा सबसे नज़दीक। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, सॉरी वो हाँ, साइज़ में अगर लार्जेस्ट की बात की जाए तो ये 5वां सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, लेकिन अगर हम सन से अगर हम इसकी दूरी कंपेयर करें तो वो तीसरा है, थर्ड नंबर पे आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। यानी कि जो इसका शेप है ना पोल्स में, यानी कि अलग अलग पोल्स में, वो बिल्कुल फ्लैट है, मतलब बिल्कुल होता है ना ज़मीन की तरह बिल्कुल सीधा है। इस वजह से इसका जो शेप है ना, इसको डिस्क्राइब किया गया है और इसको जियोइड के तौर पे कहा गया है। जियोइड का मतलब होता है बिल्कुल अर्थ लाइक शेप, मतलब कि बिल्कुल एक ज़मीन की तरह इसकी जो सतह होती है, बिल्कुल एक ज़मीन की तरह, वैसा ही है। कंडीशन फेवरेबल, और जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, ठीक है। यानी कि जियोइड का मतलब क्या बोला गया, बिल्कुल एकदम फ्लैट सतह होगी इसकी, और वैसा जगह होगा जहाँ पे लाइफ सपोर्टेबल होगा, यानी कि वहाँ पे लाइफ के चांसेस होंगे, सर्वाइव के चांसेस होंगे, वहाँ पे इंसान रह सकता है, मतलब होता है ना, हाँ, लिविंग प्लेस है। फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब जो अर्थ है
वो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ क्या है, पानी भी है, यहाँ हवा भी है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड भी है। ठीक है, यानी कि हवा और पानी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें ना रहे तो फिर इंसान सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग gases like oxygen because of these reasons। हाँ, अब देखिए बोला गया यहाँ पे जो हवा होता है इसमें क्या होता है, लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन होता है, गैस होता है, इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। इस वजह से क्या है, अर्थ देखो कलर में भी बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है, और यहाँ देखेंगे लाइफ सपोर्टिंग भी है यहाँ पे, और देखा जाए एयर और जो वाटर है ये भी बहुत है यहाँ पे। तो एक इसे इस वजह से यहाँ पे सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है अर्थ को। फ्रॉम द अदर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अब देखो अगर हम दूरी से देखते हैं अर्थ को तो ये हमें ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि इसका जो लगभग यहाँ कहा जाता है ना कि लगभग या 1/3 जो इसका पार्ट है, यानी कि लगभग 70% ऑफ जो एरिया है, लगभग 70% एरिया वो वाटर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाटर है। इस वजह से ये बाहर से ब्लू दिखता है, इस वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक जो फैक्ट छूट गया था वो भी कवर कर लेते हैं। डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। यानी जो इंसान होते हैं वो उन्हें रात के समय में आसमान देखना अच्छा लगता है। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं, मतलब कि आज अगर मून हमारे नॉर्थ साइड में है, आज वो हमारे नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ 90 डिग्री पे है, और कल अगर वो 80 डिग्री पे या 70 डिग्री पे हो जाता है तो इसके मूवमेंट्स को, इसके जो पोजीशन को जो कैप्चर करते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंसेंट इंडिया। अब आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट कौन थे आप सभी जानते हैं। आर्यभट्ट एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे भारत के, ठीक है, एंसेंट इंडिया के, यानी कि प्राचीन भारत के। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। इन्होंने ये बताया था कि जो चांद है और जो कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों चमकते हैं, तो वो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की वजह से चमकते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। अभी के समय में जो भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो पूरी दुनिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो यूनिवर्स के कई सारे राज सुलझाने में अभी के टाइम में व्यस्त हैं। कई सारी चीज़ें अभी भी वो खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो एक एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उन्होंने कई साल पहले ही इस चीज़ का बता दिया था। ये जो हमारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो बिकॉज ऑफ सनलाइट चमकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना। जो लाइट की जो स्पीड होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, मतलब एक सेकेंड वो 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है एक सेकेंड में से। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। अब इस स्पीड के ही साथ जो सूरज की रोशनी है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगाती है, ठीक है, लगभग 8 मिनट का वक्त लगाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारे जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, यहाँ पे कितने सैटेलाइट हैं, सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब इसका जो हम पूरा का पूरा अगर हम डायमीटर देखेंगे ना, मतलब इसके साइज़ की बात की जा रही है, तो पूरे अर्थ के साइज़ से कंपेयर करेंगे तो एक इसका चौथाई हिस्सा जो होगा, यानी कि लगभग हमारे अर्थ के साइज़ का 25% मून का साइज़ है। इट अपेयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन
अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। अब ये हमें बिग क्यों दिखता है, हमें बड़ा क्यों दिखता है, बिकॉज़ ये हमारे सबसे नज़दीक है, हमारे प्लैनेट के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करें, उनके कंपैरिजन में हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। जो चाँद है वो हमसे कितना दूर है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं जो सन से अर्थ की जो दूरी है वो कितनी होगी। एंड दैट फ्रॉम द सन द मून मूव्स। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। यानी कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद की सतह पर, चांद की ज़मीन पर उन्होंने कदम रखा। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 में, 1969 में। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। अब देखिए यहाँ पे आपका फैक्ट है, ये आपको बताना है कि भारत में आपको ये पता लगाना है कि भारत में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। ये आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। अब देखिए यहाँ बताया कि जो चांद होता है वो चांद अर्थ के पूरे चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो लगभग 27 दिनों का वक्त लेता है। एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द वन स्पिन। पूरे एक चक्कर को लगाने में एग्जैक्टली फिर से दोबारा 27 दिन ही लेता है। एज अ रिज़ल्ट ओनली वन साइड ऑफ द सन इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यही एक वजह है जहाँ पे आप देख पाते हैं कि जो अर्थ के 27 दिन जो लेता है ना वो चारों चक्कर लगाने में, तो यही वजह है जिसकी वजह से आप पूरा चांद नहीं देख पाते हैं, आप आधा ही चांद देख पाते हैं। समझ गए? अभी देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे ये है अर्थ है हमारा, ठीक है? एक मिनट, हाँ ये रहा, यहाँ पे हमारा अर्थ है बिल्कुल छोटा सा। अब अर्थ के चारों तरफ देखा जाए, यहाँ पे ये जो मून है ना, यहाँ पे ये रहा मून, ठीक है? अब मून जो है ये पूरा चक्कर लगाने में यहाँ से 27 दिन लेता है, तो ठीक है, यहाँ से वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर से वापस आएगा, ठीक है? तो अभी अगर यहाँ पे है तो मान लीजिए हमारा भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है हमारा, ठीक है? अभी जो इंडिया है, हाँ इंडिया जो है वो यहाँ पे है, ठीक है? हाँ यहाँ पे इंडिया है। तो अगर इंडिया यहाँ पे है और इसके जस्ट अपोजिट में कोई दूसरी कंट्री है, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले कंट्री में क्या यहाँ पे आपको मून दिखेगा? मून नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज अभी मून यहाँ पे है। अब अगर मून जो है ये अपना चक्कर काट के वापस से अपना चक्कर काट के यहाँ पे अगर आता है, तो ये जो मून होगा ये यहाँ पर अपीयर होगा, यहाँ पे दिखेगा, और वापस से फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर आपको कोई भी आपको मून नहीं दिखेगा, है ना? यहाँ पे मून गायब हो जाएगा, चांद गायब हो जाएगा। तो ये रीज़न है जिस वजह से किसी कंट्रीज़ में चांद पूरा कंप्लीट हम देख पाते हैं और किसी कंट्रीज़ में कंप्लीट चांद नहीं देख पाते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब आगे देखते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ mountains, plains and depressions on its surface. मतलब ये है कि चांद पे देखा जाए, चांद पे लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, यहाँ पे पानी भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल लाइफ के लिए कंडीशंस फेवरेबल है ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? सिर्फ आपको पहाड़ मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, बिल्कुल प्लेन्स, बिल्कुल होता है प्लेन, बिल्कुल आपको ज़मीन का सतह होगा वो बिल्कुल प्लेन आपको दिखेगा। इस तरीके से यहाँ पे लाइफ फेवरेबल नहीं है। दिस कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस. लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडो, ठीक है? अब जो आप देखते हैं रात के टाइम में चांद देखते हैं, उस पर जो बिल्कुल आपको जो दाग दिखता है, बिल्कुल धब्बा सा दिखता है, वो क्या होता है? वो माउंटेन्स होता है, और माउंटेन्स की शैडोज़ होती हैं
जो हमको रात के समय में दिखती हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स there are numerous tiny bodies which also move around the sun। अब देखिए, अगर हम स्टार्स, प्लैनेट्स और कुछ अदर सैटेलाइट्स के अलावा भी अगर हम कुछ अदर उनकी बात करते हैं तो यह बताया गया है कुछ और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। which also move around the sun। These bodies are called asteroids। ठीक है, they also formed they are found between the orbits of Mars and Jupiter। Figure 1.2। Scientists are of view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप फिगर 1.2 में देखते हैं। चलिए, फिगर 1.2 में कहाँ गया? फिगर 1.2, हाँ देखिए यहाँ पे ये रहा फिगर 1.2। इसमें यहाँ पे बताया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे मार्स और जुपिटर के सरफेस के बीच में एक जो सरफेस है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट्स है। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेसिकली एक पत्थर होता है। ठीक है, बेसिकली एक पत्थर होता है और ये इसमें भी बहुत ही वो हीट गैसेस से और बहुत ही मतलब वो हॉट गैसेस से मिल करके बनता है, उसको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, उसी को हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। और दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जैसा कि हमने देखा फिगर 1.2 में। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो एस्ट्रॉयड था ना, जो महाविस्फोट हुआ था बिग बैंग थ्योरी में, जो आपने पढ़ा होगा तो आप इस चीज़ को समझ पाइएगा कि जो उस टाइम में जो महाविस्फोट हुआ था, जिससे उस विस्फोट की वजह से कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ बन पाए थे। तो उसी वजह से उनमें से ही कुछ ऐसे कण थे, कुछ ऐसे पत्थर थे जो टूट के अलग रह गए थे, वो प्लैनेट्स नहीं बन पाए थे। तो वो अलग होकर के वही जो कुछ पार्ट्स थे ना, वो एस्ट्रॉयड्स बने। ठीक है, अब देखते हैं मेट्रॉइड्स क्या था। देखो यहाँ पे 1.5 में एक पिक्चर दिया गया है एस्ट्रॉयड्स का। इस तरीके एक पत्थर है, ऐसा ही होता है एस्ट्रॉयड। ठीक है, अब देखते हैं मेट्रॉइड्स क्या होता है। तो मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। अब देखिए, कुछ और जो मतलब कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ठीक है, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, कुछ पत्थर होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। समटाइम दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। अब कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेट्रॉइड्स हैं वो अर्थ के पास आकर के, ठीक है, अर्थ के सरफेस के पास आकर के वो वहाँ पे गिरने वाले होते हैं। ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे ही वो अर्थ के सरफेस से टकराएंगे ना, तो अर्थ के सरफेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसको बहुत ही तेज़ी से अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, और इस वजह से जो उसके जो गैस होते हैं वो जलने लगते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो बिना जले ही वो क्या होता है ना, आसमान से गिरते हैं तो हमारे सरफेस में आते हैं और एक लंबा, एक बहुत ही गहरा गड्ढा कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही गहरा। चलिए अब देखिए आगे। डू यू सी अ विट इज़ ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। अब देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि क्या आपने रात के समय में
एक बहुत ही चमकता हुआ एक गहरा होता है ना, बिल्कुल धब्बे की तरह, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ, एक बिल्कुल चमकता हुआ सफ़ेद सफ़ेद आपने देखा होगा। एक यहाँ पे देखो फेस में यहाँ पे बताया गया है वो चीज़, है ना, ये देखिए ये चीज़ बताया गया है। ऐसा आपने कभी कभी आसमान में देखा होगा। ठीक है, तो ये जो आपने देखा है तो ये क्या होता है, तो ये इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी 1.6 में बताया गया है। तो ये मिल्की वे होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, इन्हें ही मिल्की वे कहते हैं। दिस बैंड इज़ मिल्की वे। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी इन एंसेंट। हाँ, अब देखिए यहाँ बोला जाता है हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो भी इस गैलेक्सी का ही हिस्सा है। इस पूरे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष का, पूरे गैलेक्सी का ही हिस्सा है। इन एंसेंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में, हाँ, इन एंसेंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत में क्या होता था, इसे लोग होता है ना कि रोशनी की नदी जो कि आसमान में बह रही है, इस तौर पे लोग जानते थे, इस तौर पे लोग मानते थे। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, इस वजह से इसका नाम आकाश गंगा भी पड़ गया। ठीक है, यानी कि एक जो रोशनी है, वो रोशनी की, लाइट की एक रिवर है, रोशनी की एक नदी है जो बह रही है, इस वजह से एंशिएंट टाइम्स में इसे आकाश गंगा का नाम दे दिया गया। एक गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी एक बहुत ही बड़ा एक सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टार्स हैं। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जहाँ पे कुछ गैसेस और डस्ट के क्लाउड्स भी हैं। ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, जहाँ पे ऐसी कई सारी गैलेक्सीज़ हैं, सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है। ठीक है, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक स्टार है, उस स्टार के अपने अलग कुछ ना कुछ प्लैनेट्स होंगे। जैसे हमारे स्टार्स, जैसे सन है, हमारा एक सोलर सिस्टम अलग है, उसी तरीके से कई सारे स्टार्स होंगे जिनके अपने अपने कुछ ना कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होंगे, कुछ अपने अपने प्लैनेट्स होंगे। ऐसे कई सारे स्टार्स मिल करके, बिलियंस ऑफ स्टार्स मिल करके एक गैलेक्सी बनाते हैं। और ऐसी कई सारी मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, ऐसी कई सारी मिलियंस में ऐसी गैलेक्सीज हैं जो मिल करके यूनिवर्स बनाती हैं। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। अब देखिए यहाँ पे ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि जो यूनिवर्स है रियलिटी में कितना बड़ा है। ये अंदर ही अंदर और भी बड़ा हो सकता है। अभी जो साइंटिस्ट हैं वो इसी चीज़ का पता लगाने में जुड़े हुए हैं। जितने भी देश भर के, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं ताकि वो पता लगा पाएँ यूनिवर्स की कि कितना बड़ा है यूनिवर्स। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज़ बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। ठीक है, हम इसके साइज़ के बारे में तो नहीं जानते हैं कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स, लेकिन हम और आप, हम सब क्या हैं, हम सब इस यूनिवर्स से ही जुड़े हैं और यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है,